जी व्यूअर्स, डंकी शुरू होती है जी पाकिस्तान से एजेंट आपको पैसे वगैरह मुका होता है। यहाँ पे पैसे नहीं देते, पैसे पहुँच के देने होते हैं। जो चल रहा है ना सिस्टम आजकल, यहाँ से आप एजेंट से पैसे मुका करते हैं। मतलब 2 लाख, 2,20,000, 1,80,000, ये तकरीबन रेट मेरे ख्याल में चल रहा है आजकल शायद। वो तुर्की पहुंचने के बाद आपको पैसे देने होते हैं। एजेंट यहाँ पाकिस्तान से आप उससे बात करते हैं, ईरान के एजेंट से बात कर सकते हैं। ये गुजरात, गुजरांवाला, इधर वाले इलाके, सियालकोट, इधर के भी एजेंट ज़्यादातर पाकिस्तान में इधर से ही हैं। तो आप इनसे बात करते हैं, ये आपको भेजते हैं, कहते हैं जी आप आ जाएँ। शुरू होता है सफ़र यहाँ से, लाहौर से बंदा बैठता है गाड़ी में, डेवो में लाहौर से बैठता है सीधा कोयटा। कोयटा से आपका सफ़र शुरू होता है डंकी का। कोयटा जी प्रोसेस ये होता है कि आप कोयटा जाते हैं, पहले कोयटा पहुंच गए, आपको सदाबहार बस टर्मिनल वहाँ पे बुलाया जाता है। तो गाड़ी सीधी जाके वहीं पे खड़ी होती है, ये लाहौर से जाती है डेवो वगैरह। आगे से एक बंदा आता है, वो आपको वहाँ से रिसीव करता है और रक्शे वगैरह में बिठा करीब ही किसी सेफ जगह पे ले जाता है। अपनी रहायश उन्होंने जो भी बनाया होता है, वहाँ से आपसे वो बड़ा 6,000 7,000 रुपया लेता है। जो सिस्टम है करंट, वो आपको बता रहा हूँ। तो आपको एजेंट पहले कह देता है कि आपने 25-30,000 40,000 रुपये तक अपनी जेब में लेके आना, रास्ते का खर्च। अभी रास्ते में बताऊंगा आपको कि क्या क्या कैसे कैसे खर्च होता है, और अजीब वो गरीब तरीके से खर्च होता है। वो 35-40,000 समझे कि आपका बस ज़ाया ही है। 10,000 आप खा लेंगे, उसमें से कितना खाएंगे, 15,000 खा लेंगे, बाकी सारा आपका लुटता ही है। हर जगह पे आपको वो जो पाकिस्तान में चल रही है ना आजकल महंगाई, वो इससे भी ऊपर का काम है, इससे भी ज़्यादा महंगाई है वहाँ पे। मसलन आप जब आम दुकान से लेते हैं चीज़, तो वो 50 रुपये की मिलती है। वही चीज़ अगर आप रेलवे स्टेशन से जाके अंदर की तरफ से लेते हैं, अंदर जो दुकानें बनी होती हैं रेलवे स्टेशन की, वो चीज़ आपको 200 में मिलती है। वो तो 200 में मिलती है, ये आपको 1,000 रुपये में मिलेगी, 250 रुपये वाली। ये रास्ते में पैसे लुटते हैं आपके। तो बहुत गलत सा सफ़र है। मतलब हाँ, सदाबहार टर्मिनल से वो आपको अपनी रहायश गाह पे ले गया। रहायश गाह के बाद वो भी वक्त इंतज़ार करता है कि बंदे और आ रहे हैं। आपको एक दिन स्टे करवा सकता है, 2 दिन भी स्टे करवा सकता है। हो सकता है आप उसी दिन बस या किसी ट्राले में या किसी ट्रक में या जो भी, आपका सफ़र वहाँ से होना होता है तफ्तान बॉर्डर की तरफ, मतलब ईरान के बॉर्डर की तरफ। तो वो कोयटा से तकरीबन 1,000 किलोमीटर है, राउंड अबाउट इतना ही बनता है, 1,000 किलोमीटर। तो आपको किस तरह जाना होता है, या तो बस में बिठाएंगे, या किसी ट्राले में बिठाएंगे, या कोई मजदा इस तरह भी उसको छुपा के आपको लेके जाएंगे। वो किसी भी तरह सफ़र आपका वहाँ से शुरू होता है। 1 दिन 2 दिन स्टे करते हैं, लड़के 2-4-10 हो जाते हैं, उनको इकट्ठा फिर उठाते हैं बस वगैरह में, जो भी उनका अवेलेबल है सोर्सेज हैं। वो आपको गाड़ी लेके जाती है तफ्तान बॉर्डर से। पहले भी कभी उतार लेते हैं, चौकी से पहले उतार लेते हैं। उसके बाद कहीं डाले पे भी आपको सफ़र करवा सकते हैं वो रेगिस्तान में। तो कभी कभी चौकी से भी आप निकल जाते हैं, वहाँ पे FC वगैरह या फिर फ़ौज की चौकियाँ होती हैं। पता उनको होता है कि ये किधर जा रहे हैं, ये क्या माजरा है, आपकी कंडीशन देख के उनको पता चल जाता है। लेकिन बस काम चलता है, आपको पता है। जहाँ पे ज़्यादा सख्ती होती है एक आध जगह पे तफ्तान तक, तो तकरीबन वहाँ से आपको उतार के कुछ सफ़र पैदल ही करवा लेते हैं, अगर आगे से जाकर फिर बैठा लेते हैं डाले वगैरह में। ये कुछ बस का सफ़र होता है, उसके बाद डाले का भी होता है। जो आपको जाना होता है तफ्तान बॉर्डर, वहाँ पे हैं मशकील की पहाड़ियाँ। मशकील पहाड़ियाँ हैं, वो पाकिस्तान में कुछ उनका हिस्सा है, कुछ ईरान में है।
अगर आप एफसी वगैरह से बच के यहाँ से निकल गए हैं, एफसी वगैरह सर्चिंग करती रहती है वैसे, लेकिन पाकिस्तान से ईरान बॉर्डर तक आप आसानी से जा सकते हैं, इतना ज़्यादा मसला नहीं है। असल टैंकी तो शुरू होती है जब आप ईरान में एंटर होते हैं, वहाँ से इतनी मुश्किल टैंकी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आगे से माशाल्लाह आती है जी गाड़ी, कार आती है। जब आप मशकील की पहाड़ियों से पैदल पूरा दिन सफ़र करना पड़ता है या 2 दिन भी सफ़र करना पड़ सकता है, अगर तो उनके पास सख्ती कम हो, अवेलेबल हो, मतलब कन्वेंस वगैरह, तो वो आपको कम सफ़र करना पड़ता है पैदल। अगर ना हो तो कभी कभी 2-3 दिन भी चलना पड़ता है। ये जहन में ले लेना है आपने। मुश्किल आपको इसलिए मुश्किल बता रहा हूँ कि जो कहते हैं ना आपको कि जी बहुत आसान सफ़र है, आपको पैदल तो पाँव आपके नीचे नहीं लगेगा, वैसा रूट है भाई। रास्ते इलीगल जा रहे हैं, रास्ते कहीं नरमी, कुछ भी हो सकता है। कहीं आपको 15 दिन भी स्टे करना पड़ता है, एक ही जगह पे 10 दिन भी करना पड़ता है। आगे के हालात देखते मूव करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा सख्ती हो, पैदल बहुत ज़्यादा चलाते हैं। ये सूरत हाल कंडीशन के हिसाब से होती है। हो सकता है आपको पैदल बहुत कम चलना पड़े, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पैदल 3 दिन 4 दिन भी चलना पड़े। आपके पाँव फूल जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं पाँव में, कुछ भी कंडीशन इस तरह की बनती हैं ये। तो इसलिए मैं तो मना करता हूँ कि ना जाएं। बताने का मकसद भी यही है कि मुश्किल बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, वो वहाँ से जी मुश्किल की पहाड़ियाँ 1000 किलोमीटर सफ़र किया, डालों में किया, कुछ गाड़ी में किया। डाले का आप हिसाब लगा लें जी, क्या होता है डाले में। एक डाला होता है जो आपने अक्सर देखा होगा कि ईरान की सरहद से तेल वगैरह लेके डाले होते हैं। इनमें वो टैंकियाँ सी पड़ी होती हैं, हरे कलर की और नीले कलर की होती हैं, जो 5 वाली, जो स्मगलिंग होता है तेल। आपने अक्सर टीवी पे देखा। वो डालों को टैंकियों के ऊपर बढ़ाते हैं बंदों को, या फिर डाला खाली होता है तो खाली खड़ा करते हैं बंदे को। बंदे उसमें बैठ सकते हैं 10, ये बंदे खड़े करते हैं, क्योंकि एकदम बैठ तो सकते नहीं हैं। एक बंदा एकदम से कहता है बिशी, ये उधर बिशी का मतलब उनका है कि बैठ जाओ। अभी 25 बंदों को डाले में खड़े का क्या है, बैठ जाओ। आधे गोदों में आ जाते हैं और आधे नीचे बैठ जाते हैं। ये फिर डाला चलता है, फिर डाले की जो स्पीड है ना, आप तो कानों को हाथ लगाएंगे कि इतनी ज़्यादा स्पीड से चलाते हैं बलोची ड्राइवर कि आप कानों को, सर को, माँ बाप भी याद कर लेंगे कि अभी मरे, अभी मरे, अभी मरे, अभी मरे। इतनी स्पीड से वो डाला चलाते हैं। एफसी की गाड़ी नज़र आती है तो एफसी की गाड़ी उनको पकड़ नहीं सकती। एफसी की गाड़ी उनको पकड़ नहीं सकती। हादसा भी हो सकता है आपके साथ, डाला उलट भी सकता है। रेत में वो इतनी तेज चलाते हैं तो आप हिसाब लगा लें कि वो रोड पे क्या करते होंगे। तकरीबन 150 आम सी स्पीड है, 150 की स्पीड आम सी है, इससे ज़्यादा स्पीड ही उनकी होती है। कट्टे ऐसी लगाते हैं कि बंदा कहता है कि मैं एल्फी लगा के बैठूं यहाँ पे नीचे गाड़ी के साथ, एल्फी के साथ जुड़ जाऊँ। इतनी मतलब डेंजरस है होता है वो। बंदे कई बार गिरे भी हैं डाले से, कट वगैरह लगाते हैं स्पीड में तो बंदा गिर भी गए हैं। कई हादसा होते रहते हैं। तो वो डाला जाता है तफ्तान बॉर्डर। आगे जी पैदल सफ़र शुरू हो जाता है, मशकील की पहाड़ियाँ आती हैं, वो पहाड़ियाँ आपने क्रॉस करनी होती हैं, वो भी 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं आपको। अभी मशकील की पहाड़ियाँ ऐसे कि बॉर्डर नहीं है वहाँ पे, मतलब पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर नहीं जाता। दोनों तरफ सिक्योरिटी भी कम होती है उस जगह पे, पहाड़ी सी होती हैं वो मशकील की पहाड़ियाँ। पैदल आप चलते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, अब ईरान की सरहद में चले जाते हैं। वो आपके बाद आगे से एजेंट आते हैं, वही बताते हैं ईरान आ गया है। तो वहाँ से फिर जनाब आपका स्टे 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते, जब तक गाड़ी नहीं आती आपको वहाँ पे स्टे करना पड़ता है। अगर पैदल चलना पड़े तो वो पैदल भी चलाते हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ से भी सीन ऐसा ही है, डाला आता है तो डाले से आगे जब आप ईरान में दाखिल हो जाते हैं तो
वहाँ पे भाई शुरू हो जाता है, ये 2D गाड़ी नहीं होती पाकिस्तान में, इस तरह की गाड़ी होती है। उस गाड़ी की वो पिछली सीटें होती हैं 3, वो निकाली होती हैं, खाली किया होता है। माशाल्लाह से फ्रंट सीट पे 2 बंदे बैठते हैं, 2 बंदों को फ्रंट सीट पे बैठाते हैं, 6-7 बंदों को वो पिछली 3 सीटों पे बैठाते हैं। सीटें निकाली होती हैं, खाली होती हैं, लेटे होते हैं, बैठे होते हैं, एक दूसरे की गोद में बैठे होते हैं। 3 और तकरीबन 8 बंदे ये लगा लो या 9 लगा लो, 9 तक बैठा लेते हैं ये इसमें, 9 और 2 11। डिग्गी में 4 बंदे तो आसानी से वो डालते हैं ना, धक्का दे के पीछे से टांग लात मारते हैं बंदा अंदर। अजीब सी कैफियत वहाँ पे होती है, जानवरों से बदतर। डिग्गी में चढ़े तो फिर आप उनकी स्पीड देखें, डिग्गी वाले तो बंदे बेचारे ना कोई देख सकते हैं बाहर ना, और कुछ दूसरे तो देखते हैं ना क्या हो रहा है, कितनी स्पीड चल रही है। डिग्गी वाले बंदे तो सिर्फ आवाज़ें वो चीखने की आती हैं सारे रास्ते। डिग्गी वाले बंदे जो हैं वो इतनी मुश्किल में होते हैं, वो कहते हैं यार हमें उतार दो और पीछे पाकिस्तान भेज दो। फिर वो जो कहता है हमें पाकिस्तान पीछे जाना है, उसको वो बहुत ज़्यादा मारते हैं। आप फंसे हुए होते हैं, मजबूर होते हैं। रास्ते में स्टे आता है, मतलब और से रावलपिंडी या इसके दरमियान में इतनी जगह का कवर करते हैं। वो 50 किलोमीटर एक कार करवाती है आपको, वो वहाँ पे अपनी सेफ पे ले जाते हैं। वहाँ पे अभी शुरू होता है प्रोग्राम। जो खाना आप इधर खाते हैं ना 100 रुपये का पेट भर के, वहाँ पे 500-700 का इससे आधा खाना है। 200 रुपये की ये जो बोतल छोटी होती है पानी वाली, सादा बोतल 200-300 रुपये की ये देते हैं। तो ये हिसाब लगा लेंगे, पानी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। पानी के बगैर भी आप रह नहीं सकते, पैदल भी चलना होता है बीच में, तो बीच में आपको हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह की कुछ कंडीशन वहाँ पे बनती है कि बंदा कहता है मैंने नहीं जाना आगे, लेकिन वो मारते हैं। फिर वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मारते हैं। गाड़ी में डिग्गी में 4 बंदों को घुसेड़ देते हैं, जो बंदा पैसे देता है उसको आगे बिठा देते हैं। डिग्गी में बंदा बैठाया हुआ है, डिग्गी वाले बंदे ने उसको कहा है मुझसे 1000 रुपया ले लो तो मुझे आगे बैठा दो। तो वो 1000 लेके ना कि आगे वाले बंदे को पीछे लाएगा, उसको डिग्गी में घुसा देगा, 1000 रुपया ले लेगा। 5-5 हज़ार रुपया लड़के देते हैं आगे बैठने का वहाँ पे। ये इस तरह के पैसे लूटते हैं, पानी में, खाने में, या गाड़ी में आगे बैठना है या डिग्गी में नहीं बैठना। पूरे ईरान में डिग्गी में सफ़र होता है 4 बंदों का, मतलब बारी बारी भी बैठते हैं, कुछ पैसे दे के आगे पीछे, जिस तरह भी उनका सिस्टम चलता है। ये सारी सूरत उनकी चलती रहती है। ये ऐसी मतलब मुश्किल तरीन सफ़र है, सबसे गंदा सफ़र है ये। मतलब इसके सफ़र पे तो जाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। लोग मजबूर होते हैं, जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं, कुछ तुर्की पहुंच जाते हैं। मतलब ये सिस्टम चलता रहता है। तो वो एक गाड़ी पे रुकती है कहीं पे जाके, तो वो उजाड़ सा होता है, वहाँ पे छोटा सा मकान बना होता है, इतनी गंदी रहायशें होती हैं वहाँ पे, जहाँ पे सेफ, उसको सेफ कहते हैं वो लोग। सेफ मतलब सेफ जगह, जहाँ पे पुलिस वगैरह का छापा ना पड़े आपको, या कोई आपको पकड़े ना। वो उनका अपने इलाके होते हैं, गैर कानूनी इलाका समझ ले के इस तरह का होता है। वो पुलिस भी नहीं जाती, उनको पता ही नहीं है, दूर दूर दराज में होता है, साइड से जाते हैं ये। तो कुछ रास्ते ख़राब होते हैं, कुछ सही होते हैं, इस तरह का चक्कर है। अभी जी एक गाड़ी ने आपको उठाया है ईरान की हदूद से, और 50 किलोमीटर लेकर 2000 किलोमीटर ईरान के बॉर्डर से, तफ्तान से लेके, जब आप आम में एंटर होते हैं ना पाकिस्तान से, वहाँ से लेके तुर्की का जो बॉर्डर है 2000 किलोमीटर है। तो आपने वो सफ़र सारा इसी तरह करना है। 50 किलोमीटर एक गाड़ी ने करवा दिया, आप सेफ पे चले गए, वहाँ पे खाना खाया। अगर सख्ती है ज़्यादा है, बाहर तो स्टे करना पड़ता है, 1-2 दिन, 1-2-3 दिन भी करना पड़ता है एक सेफ पे, या उसी दिन शाम को भी गाड़ी लग जाती है। ये आप में पता है कि गाड़ी जल्दी लगती है तो आप पहुँचते जाएँ। 2000 किलोमीटर से आप लगा लें कि ईरान का ही सफ़र मेरे ख्याल में 10-15 दिन से ज़्यादा लग जाते हैं ईरान के अंदर ही।
3-4 दिन 5 दिन तो इधर से कोयटा से तफ्तान बॉर्डर के लग जाते हैं। तो भाई जल्दी भी पहुंचे तो आपको 20-25 दिन तक आप पहुंच सकते हैं, जल्दी भी पहुंचे तो 25 दिन पक्के हैं। तो कुछ ऐसे हैं कि वो सख्ती होती है, गाड़ियां नहीं लगती, कभी कभी लेट भी हो जाता है, माहौल देखते हुए स्टे करना पड़ता है। तो वो आपको 1-1.5-2 माह भी लोगों को स्टे करके 2 माह के बाद कहीं जाकर तुर्की पहुँचते हैं। ये ऐसा मुश्किल सफ़र है, आपको अजियतनाक सफ़र है। ना इस सफ़र में सही तरह बंदे की नींद पूरी होती है, ना खाना पूरा होता है, ना पीना पूरा होता है। तो बहुत सारे लोग रास्ते में कहते हैं हमें वापस जाना है, जो मम्मी डैडी किस्म के होते हैं, तो उनको फिर वो बहुत मारते हैं। किसी भी शेर पे ले जाएं जाके, जी मुझे पैसे दें। कोई बंदा भी आता है मुझे 2000 मुझे 1000 रुपया दो, कभी को आता है मुझे 200 रुपया दो। मतलब उन्होंने अपना रास्ते का जो है ना अच्छा भला उनका कारोबार है ये। जो इकट्ठे पैसे देने ना 2,20,000 या 2 लाख या 1,80,000, वो एक अलहदा चीज़ है। उसके अलावा ये सारा सिस्टम इनका इतना लंबा नेटवर्क है। ये पाकिस्तान से नेटवर्क शुरू होता है और यूरोप तक जाता है। रास्ते में, हर रास्ते में लोकल लोग होते हैं, दूर के भी होते हैं, लोकल भी होते हैं। उनको रास्तों का पता होता है, जो भी हिसाब किताब है। तो जी 50 किलोमीटर ईरान के अंदर सफ़र हो जाता है और आपको एक सेफ पे ले जाते हैं। तो सेफ की हालत ऐसी गंदी होती है कि बताने के काबिल नहीं है। ना वाशरूम, बकरियों का बाड़ा है, कहीं मज्जों का, मतलब कहीं बकरियों का भेड़ों का बाड़ा है। इस तरह के ज़्यादा बकरी भेड़े वहाँ पे ज़्यादा लोग रखते हैं। तो गंद पड़ा होता है, कोई सफाई वहाँ पे करता नहीं है, बदबू वहाँ से आती है। इस तरह की जगह होती हैं। तो जी ये हो गया हमारा। यहाँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं ना कहता हूँ कि बोर ना हो जाए आप। इससे अगला पार्ट जो है ना वो 50 किलोमीटर पे ही आप ख़त्म करते हैं, ईरान की हदूद में दाखिल हो गए हैं। आगे का सफ़र आपको फिर स्टेप वाइज बताता रहूँगा क्या क्या होता है, कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे कैसे धमकियाँ लगाने वाले भी आते हैं, पैसे छीनने वाला भी आ जाते हैं। तो ये एक ना बड़ा दर्द बड़ा सफ़र है। ठीक है, यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगला पार्ट इसके बाद आएगा इंशाल्लाह, जल्दी वो भी अपलोड करेंगे।